हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 27 एंड 28 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुई हैं और लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू अमेंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सिंपल शब्दों में कहें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड करने के लिए प्रपोजल की बात कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से। अब ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है हम इसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, नाम से ही पता चल रहा है ब्रिटिश पीरियड में आई है ये एक्ट। ये उन एरियाज को प्रिजर्व करती है, कंसोलिडेट करती है जो फॉरेस्ट कवर से है या फिर वहाँ पर सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ मौजूद है, एज वेल एज उन एरियाज के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि जो भी आपका फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे भी रेगुलेट किया जाता है। कैसे रेगुलेट होगा, तो ड्यूटीज़ लेवाई करी जाती है टिम्बर प्रोडक्ट्स के ऊपर, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि जो आपका एरिया है विद फॉरेस्ट कवर या फिर उस एरियाज में जो सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ मिल जाते हैं उनके मूवमेंट को रेगुलेट करना, यानी कि कोई व्यक्ति जाएगा या आएगा, क्या रेगुलेशंस होंगे उसके लिए, क्या कोई लाइसेंस लेनी पड़ती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, इन सब इश्यूज़ को ये आपका डील करता है। बात करते हैं कि आखिरकार अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आप सुनते होंगे, इसको रिव्यू करने की बात चल रही है। बिकॉज ये सब जो इस्टेब्लिश किए गए थे कैटेगरीज, प्राइमरली इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, कॉलोनियल इंटरेस्ट यानी कि जो ब्रिटिश काल में ये एक्ट आया था और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए कैटेगराइजेशन किया था, और उनका एक ही इंटरेस्ट आप सुनते होंगे कि मोर एंड मोर रेवेन्यू जनरेशन। तो इसीलिए इसको अब एलोबोरेट किया जाए, इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत आ रही है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट लॉजिक जो दिया जाता है वो ये कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इसमें फौना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस को कंसिडर या फिर उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है ना। वैल्यू उस समय की एक्ट है ये, तो कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस पर फोकस किया जाना चाहिए, उस पर फोकस नहीं किया गया है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख सकते हो, लैक ऑफ रिकॉग्निशन टू कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज कंजर्व्ड बाय लोकल कम्युनिटीज थ्रू लोकल नॉलेज एंड गवर्नमेंट सिस्टम। आजकल तो आप देख सकते हो कि लोकल कम्युनिटीज काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो फॉरेस्ट एरियाज को है वो कंजर्व करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट में उसे रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। रिकॉग्निशन कहने का मतलब एक अलग से वैल्यू देने की बात होती है, सो दैट मोटिवेट हो सके कम्युनिटी लोग टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज फॉरेस्ट एरियाज। तो ये भी एक हो जाती है ना। तो लैक ऑफ रिकॉग्निशन टू कम्युनिटी कंजर्व एरियाज जो कंजर्व किए जाते हैं लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, कैसे, तो उनके पास अपना लोकल नॉलेज होता है, गवर्नेंस सिस्टम होता है, लेकिन हम लोगों ने या फिर इस एक्ट ने रिकॉग्निशन नहीं दे पाए हैं इनके कंजर्वेशन टेक्निक्स के। अब ये देख सकते हो जो अमेंडमेंट की गई है वो अमेंडमेंट की जाने वाली है, बेसिकली अभी की नहीं गई है। तो ये जो अमेंडमेंट है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू रिव्यू लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग कह सकते हो ना। आप भी सुन रहे होंगे कि ये जो आपकी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो बहुत सारे लेजिस्लेशन को रिव्यू कर रही है जो डिफरेंट मिनिस्ट्री ने डिफरेंट टाइम्स में लाए थे, सो दैट कंटेम्प्रोरी नीड्स के साथ उनको सिंक्रोनाइज कर सके। कंटेम्प्रोरी नीड्स कहने का मतलब आज का जो नीड है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की नीड क्या है हमको कि बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी देखना है ना। तो पहले के एक्ट में ये सब फोकस उतना नहीं होता था, दैट्स व्हाई देयर इज़ ए नीड ऑफ एडिशन। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ दीज अमेंडमेंट, तो आप देख सकते हो ग्रेडेड पेनल्टी दी जा सकती है। ग्रेडेड पेनल्टी यानी कि जो जितनी बड़ी सज़ा, जो जितने बड़े गुनाह करेगा उतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये होता है ग्रेडेड पेनल्टी। एंड साथ ही साथ जो डिफ़िकल्टीज फेस करी जाती है इन ट्रेड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द स्टेट, उसमें जो डिफ़िकल्टीज आएंगी उसको भी हटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेजिस्लेशन इज़ ए कम्प्लेक्स थिंग, और जब ट्रेड एंड ट्रांजिट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रेड को कहीं ना कहीं
प्रभावित करते हैं निगेटिव वे में। सो उन डिफ़िकल्टीज़ को भी ख़त्म करना है। साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, सिविल सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, इन सबको भी इनकरेज करना है कि वो एफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव ले। साथ ही साथ डेवलप करे या मैनेज करे प्राइवेट फॉरेस्ट ऑन द नॉन फॉरेस्ट लैंड। एंड फिर आप देख सकते हो अदर एम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेट प्रैग्मेटिक लीगल प्रोविज़न ऑलरेडी मेड इन स्टेट फॉरेस्ट लॉज, है ना। तो लीगल प्रोविज़न जो प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, उसको भी डालना है इस एक्ट में, इन द जो आपका स्टेट फॉरेस्ट लॉज में तो अभी है, बिकॉज स्टेट फॉरेस्ट लॉज काफ़ी ज़्यादा रिसेंट है ना, जबकि ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इसीलिए कुछ एडिशन की जाएंगी। सो वी हैव कवर्ड दिस, और आपको मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है ये, बिकॉज सजेशंस जो है यानी कि ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के सर्टेन फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है और इनकी कमियों के बारे में पूछा जा सकता है और इनकी कमी को कैसे दूर करी जाएगी उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सब आपका दिया गया है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का बेसिक आपको बता दिया गया है और अमेंडमेंट करने की क्यों ज़रूरत है और फिर क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वांट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट टू बी ओपन फॉर नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो देख सकते हो ये दूसरा इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओपन किए जाएंगे नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जनरली आप सुनते होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये एक्सपोर्ट के प्रमोट करने के लिए लाए जाते हैं, बट अब नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी SEZ का कंसेप्ट लाया जाएगा, है ना। तो अदर डिटेल्स की बात करें तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ये एक प्रपोजल कंसिडर कर रही है कि जो एग्जिस्टिंग SEZ यूनिट्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट जो अभी हमारे देश में मौजूद है डिफरेंट लोकेशंस में, उनको अलाउ करने का प्रपोजल चल रहा है कि वो अपने प्रोड्यूस का एक सर्टेन हिस्सा डोमेस्टिक मार्केट के लिए एलोकेट कर दे, जहाँ पर लोअर कस्टम ड्यूटीज उन प्रोडक्ट्स पर लगाई जाएंगी। अभी क्या होता है कि ये जो जोन होते हैं वो डेडिकेटली होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, और एक्सपोर्ट के लिए होते हैं तो यहाँ पर आपका सर्टेन टैक्स इंसेंटिव दिया जाता है एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कस्टम ड्यूटी जो आपका होता है वो सब आपके कम लगाए जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में अगर सेल किया जाता है तो कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगाए जाते हैं, है ना। तो फिर अगर हमें SEZ ओपन करना है नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, तो फिर जाहिर सी बात है कस्टम ड्यूटीज़ को लोअर करनी पड़ेगी, तभी ये ओपन हो सकेंगे इलोबरेट वे में। तो अगर हम बात करें SEZ के बेसिक की, तो SEZ एक प्रकार से सर्टेन डेडिकेटेड या डिमार्केटेड एरिया कह सकते हो जहाँ पर ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि टैक्स इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं। और टैक्स इंसेंटिव्स इसलिए प्रदान किए जाते हैं बिकॉज इसे फॉरेन टेरिटरी के रूप में डीम्ड किया जाता है। वाई फॉरेन टेरिटरी के रूप में डीम किया जाता है? सो दैट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का मतलब है कि यहाँ पर जो टैक्स रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस है वो मोर और लेस डिफरेंट होते हैं दैन अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बहुत सारे SEZ जोन के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पर डिफरेंट टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, डिफरेंट टैक्स रेट्स होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सो दैट मोर एंड मोर एक्सपोर्ट अलाउ कर सके। तभी तो इसका नाम दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ये जोन एक स्पेशल इकोनॉमिक एरियाज है जहां मैन्युफैक्चरिंग भारी मात्रा में होती है और एक्सपोर्ट भी भारी मात्रा में किए जाने का प्रयास होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SEZ की बात करें तो देख सकते हो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एडिशन तो बढ़ेगी। देख लो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है। सारे इंडियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं SEZ में अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किए जाएँ एज पर SEZ रूल्स या एक्ट। ये तो जाहिर सी बात है, जब तक एग्जेम्पशन नहीं होगा तब तक तो जो भी लॉज है वो एप्लीकेबल होंगे SEZ में। हैंस ये याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि सारे लॉज एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जो रूल में लिखा होगा वही होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऑल इंडियन लॉज आर एप्लीकेबल इन SEZ अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड एज पर SEZ एक्ट या रूल। सिग्निफिकेंस क्या है आपका, अगर SEZ को एक्सपेंड किया जाता है नॉन एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए, तो जाहिर सी बात है जो स्पेस यूटिलाइजेशन, यानी कि SEZ में ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही हो जाते होंगे और सारे के सारे एरिया जो SEZ के रूप में डिमार्केट किए हैं वहाँ पर पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही होगा, है ना। लेकिन अगर
ये नॉन एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए ओपन किए जाते हैं, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगे SEZ में और अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए ओपन करेंगे। और साथ ही साथ लो कैपेसिटीज़ पर भी ऑपरेट हो सकते हैं क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए होंगे। साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मौजूद तो होगा ही होगा क्योंकि ये पहले से ही SEZ है। तो इट कैन इंटीग्रेट रियल इस्टेट, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जो SEZ डेवलपर्स है उनको भी मदद मिलेगी बिजनेसेस बूस्ट करने में। कोविड इंड्यूस स्लो डाउन के पीरियड में आपको ही पता है, और इससे पहले बाबा कल्याणी कमेटी 2018 में लाई गई थी SEZ के ऊपर, याद रखना है बाबा कल्याणी कमेटी 2018 SEZ के ऊपर इन्होंने भी प्रपोज किया था कि वो रीनेम करें SEZ को एज 3 E's। ये याद रखना है बाबा कल्याणी कमेटी SEZ के ऊपर, और इनका प्रपोजल था कि SEZ को 3 E's में कन्वर्ट कर दिया जाए, नाम में चेंज कर दिया जाए। क्या है आपका? इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मूविंग फ्रॉम आइलैंड ऑफ एक्सपोर्ट टू कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, है ना। तो बेसिक पर्पज़ तो SEZ का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना ही है ना, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव बोला गया था कि यस, एक तो आपका एक्सपोर्ट हब होना वो ठीक बात है, लेकिन साथ ही साथ इट शुड एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। सिंपल कहे तो SEZ हम दूसरे देश के मॉडल के अनुसार अडॉप्ट नहीं करना चाहते, चाइना हो या फिर US हो। हम अपने मॉडल को खुद बनाना चाहते हैं जिसमें और एडिशनल कुछ बेनिफिट्स SEZ के अंदर दिए जा सके। फॉर एग्जांपल हमारे देश में सर्विस सेक्टर के लिए SEZ ओपन की गई है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ओपन है। अब देख सकते हो इनिशिएटिव चल रहा है या प्रयास चल रहा है कि जो आपके नॉन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको भी SEZ के एरियाज में जगह मिल सके। तो ये हमने डिस्कस किया SEZ के बेसिक के बारे में। आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और सिग्निफिकेंस क्या होता है इन जनरल पता होना चाहिए, तो ये बेनिफिट होगा आपका। हमने ये देखा। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिलीज्ड वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021। ये याद रखना है आपका, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज की गई है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स क्या है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली एनालिसिस प्रदान करता है ग्लोबल ड्रग मार्केट्स का, यानी कि विश्व भर में जो ड्रग्स की खरीद या बिक्री होती रहती है उस पर ये नज़र रखता है और उस पर ये एनालिसिस देता है। स्पेशल फोकस तो ये रहा है इस बार कि इम्पैक्ट क्या हुए हैं कोविड-19 पैंडमिक का वर्ल्ड ड्रग के ऊपर, यानी कि ड्रग डिलीवरी के ऊपर एट द ग्लोबल लेवल। अब देख सकते हो कि हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट की बात करें तो अच्छे से आपको डाटा याद रखने हैं, ये आपके मेंस में काम आएंगे। बिटवीन 2010 टू 2019 नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ड्रग्स इंक्रीज बाय 22%। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। हम लोग ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो ड्रग का डोज है बिटवीन 10 ईयर्स या फिर 1 डिकेड कह सकते हो, 2010 से 2019 के बीच नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द ड्रग्स इंक्रीज बाय 22%। साथ ही साथ वेब बेस्ड सेल्स बढ़ते दिख रहे हैं। क्यों वेब बेस्ड सेल्स बढ़ते दिख रहे हैं? बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो आपका इलीगल वेब ब्राउजिंग जैसे आप डार्क वेब सुनते हो, यहाँ पर इन सब का सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ड्रग यूज प्लेटफॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेगा ही करेगा। एंड फिर अदर फैक्ट्स की बात करें तो देख सकते हो आप कोविड-19 रिलेटेड फैक्टर्स भी है यहाँ पर। कैसे? तो अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये भी कारण हो सकता है कि आपका ड्रग यूज डिसऑर्डर्स का इस्तेमाल बढ़ जाए। ये भी बात है ना, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक ने मेंटल स्ट्रेस भी लेकर आया है। फिर कोविड-19 हैज एक्सेलरेटेड सम ड्रग ट्रैफिकिंग पैटर्न, जैसे इंक्रीज यूज ऑफ प्राइवेट एयरक्राफ्ट, ये सब भी देखने को मिल रहा है। कॉन्टैक्टलेस मेथड टू डिलीवर द ड्रग, इंक्रीज्ड यूज ऑफ वाटरवेज यूज, तो ये सब देख सकते हो ड्रग ट्रैफिकिंग पैटर्न में भी कुछ चेंजेस देखने को मिला है। प्राइवेट एयरक्राफ्ट के माध्यम से ड्रग की डिलीवरी हो रही है, कॉन्टैक्टलेस मेथड एंड वाटरवे यूज का भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर देख सकते हो आप कोविड-19 इंड्यूस्ड टेक्नोलॉजी यूज हैज ट्रिगर्ड इनोवेशन इन ड्रग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। तो अब जैसे होते हैं चोर सातिर होते हैं, तो वो अगर नए दिमाग लगाते हैं तो पुलिस भी नए नए दिमाग लेकर आते हैं, सो दैट कैसे इन सब इलीगल घटनाओं से बचा जा सके। तो इसी प्रकार से अगर कोविड-19 इंड्यूस्ड टेक्नोलॉजी क्यों आई है? बिकॉज जो पैटर्न हमें चेंज मिला है, ड्रग ट्रैफिकिंग पैटर्न जिसको कहते हैं, उसमें चेंज आई है, तो उसको सुधारने के लिए हमें भी इनोवेशन लाना ही पड़ेगा ड्रग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज में। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने वेबसाइट भी लाया है, नशा मुक्त भारत अभियान। ये याद रखना है, किसका है ये वेबसाइट? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, नशा मुक्त भारत अभियान। इंटरनेशनल डे
अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो जून 26 को सेलिब्रेट किए जाते हैं, इस दिन को ये वेबसाइट लॉन्च करी गई थी। और वैसे तो आपका जो नशा मुक्त भारत अभियान है, इसे 2020 में लॉन्च करी गई थी अक्रॉस 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। एंड अदर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं ड्रग प्रिवेंशन के लिए, तो आप देख सकते हो नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से 25 ये प्लान लाया गया है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाते हैं एनजीओज को फॉर रनिंग द डी एडिक्शन सेंटर्स, ये तो आप सुनते ही होंगे। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 3 को। लेट्स मूव कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए एज सच बस एक ही बात याद रखनी है कि ये आपका जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, इन्होंने ही वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है। मेंस के लिए की हाईलाइट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बिटवीन 2010 से 2019 नंबर ऑफ पीपल यूजिंग ड्रग्स इंक्रीज बाय 22%, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो मिनिस्ट्री ने वेबसाइट लॉन्च की है, कौन सी मिनिस्ट्री है ये आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनका ही है ये आपका नशा मुक्त भारत अभियान। और ये याद रखना है कि जो आपका जून 26 है वो आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया अलाउज प्राइवेट कंपनीज टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट रॉकेट लॉन्च साइट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप देख सकते हो। प्राइवेट कंपनीज अब अलाउड होंगी कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं एज वेल एज ऑपरेट कर सकते हैं रॉकेट लॉन्च साइट्स को विद इन एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। और ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं, इट हैज़ बीन ब्राउट अंडर द ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2020, जो रिलीज करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा। और अगर हम बात करें NSTP की, यानी कि नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी के बारे में, जो 2020 में अभी लाई जाने वाली, बेसिकली अभी लाई नहीं की है, ड्राफ्ट स्टेज में है, तो यानी कि अभी इस पर बातें चल रही है, इसको अभी रियल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये जो NSTP है, ये बेसिकली वो सारे पोटेंशियल स्पेस सेक्टर के ओपन करना चाहती है ना। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चिंग, लॉन्च पेड्स एंड रिसेंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, रेंट्री ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स की रेंट्री का क्या मतलब हुआ कि जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट है उसको रेंट पर दिए जाएंगे और बदले में जो आपका रेंट है वो हासिल किया जाएगा। तो की नॉर्म्स क्या रहेंगे लॉन्च साइट के लिए? तो फॉर एग्जांपल आप देख लो, एनी रॉकेट लॉन्च, ऑर्बिटल हो या फिर सब ऑर्बिटल हो, जो इंडिया से या फिर ओवरसीज टेरिटरी से लॉन्च किए जाएंगे, उसको कैरी आउट करी जाएंगी ओनली विथ ऑथराइजेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको आप इन स्पेस कहते हो, है ना। इस इन स्पेस के बारे में हमने सुना भी था, हमने डिस्कस भी किया था। ये आपका इंडिपेंडेंट बॉडी होता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो हैंड होल्ड करती है, प्रमोट एंड गाइड करती है प्राइवेट इंडस्ट्री को स्पेस एक्टिविटीज़ में। और फिर आप देख सकते हो लॉन्चिंग फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके लिए जाहिर सी बात है अप्रूवल चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज एप्लीकेबल टू द कंसर्न नेशन। ये टेरिटरी हम दूसरे के देश में जाके बिना परमिशन का तो नहीं लॉन्च कर सकते, इसलिए अगर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया लॉन्च करना है तो अप्रूवल दो अकॉर्डिंग टू द लॉज जो एप्लीकेबल होंगे कंसर्न नेशन या टेरिटरी में। एंड लॉन्च कुड बी फ्रॉम ऑन या फिर लीज्ड लॉन्च साइट भी हो सकता है। लीज्ड लॉन्च साइट यानी कि दूसरे के साइट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लीज पर लिए हुए हैं और वहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इट कैन बी ऑन साइट, इट कैन बी लीज लॉन्च साइट, एंड ऑल्सो फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे लैंड, सी या वाटर, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मूव का? तो आप देख सकते हो इंडियन इंटिटीज को मदद मिलेगी टू डेवलप कैपेसिटी इन स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर ये सब अलाउ किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कैपेबिलिटी कैपेसिटी दोनों डेवलप होंगे। साथ ही साथ जो कमर्शियल पोटेंशियल है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज का, जो काफ़ी ज़्यादा भारत हासिल कर रहा है, उसके पोटेंशियल को तो टैप किया ही जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो फोकस ऑन एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टुवर्ड्स इंप्रूविंग एक्सेस टू स्पेस एंड सपोर्टिंग ह्यूमन या रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से इस ड्राफ्ट के बारे में। और इन स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है और ये आपका क्या काम करती है, हैंड होल्ड, प्रमोट एंड गाइड प्राइवेट इंडस्ट्री इन स्पेस एक्टिविटीज। सो सिग्निफिकेंस क्या होगा इस मूव का, इसको भी हमने डिस्कस किया। की नॉर्म्स वैसे ड्राफ्ट स्टेज में, बट थोड़ा बहुत जानकारी हो सो दैट हम मेंस आंसर राइटिंग में इसे कंप्लीमेंट कर सकें।
So let's move to the next article. Ministry of Tourism released draft national strategy and roadmap for sustainable tourism. सबसे पहली बात तो मेंस के लिए आपको टूरिज्म पर क्वेश्चन आए या ना आए, बट सस्टेनेबल टूरिज्म पर जरूर आएगा, तो ये आपको याद रखना है सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या मतलब होता है। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप लाई गई है, ये क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में ये क्या बातें करता है। सबसे पहले हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं। तो सस्टेनेबल टूरिज्म ये आपका current and future economic social environmental impact sustainable, the word sustainable जहाँ पर भी आ गया उसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्रेजेंट अकाउंट तो हम लेंगे ही लेंगे, बट हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि भविष्य में जो हम अभी डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होगा तो हम उसमें अमेंड करेंगे और उसको लेस निगेटिवली इम्पैक्ट लॉज या फिर रेगुलेशंस में लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो विजिटर्स के नीड्स है उसको भी एड्रेस किया जाएगा, इंडस्ट्री के जो नीड्स है उसको भी एड्रेस किया जाएगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के जो नीड्स है कि इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जब भी टूरिज्म आता है तो एक निगेटिव फैक्टर जो अपने आप ऑपरेट होने लगती है वो है आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। दैट्स वाई हमें इन्वायरमेंट को भी रेस्पेक्ट करना होगा उतना ही जितना हम विजिटर्स के इंटरेस्ट को, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करते हैं, एंड होस्ट कम्युनिटीज एज वेल। एंड अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी के मामले में इंडिया पुअर रैंक करता है, आप देख सकते हो 96th पोजीशन एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में आया है भारत। या फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में तो 128 नंबर पर आया 2019 में। की फीचर्स की बात करें इस ड्राफ्ट स्ट्रेटजी की तो देख सकते हो, एम की बात करें तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट को मेन स्ट्रीम करने की बात कही गई है, साथ ही साथ टू इम्प्रूव द अट्रैक्टिवनेस एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया, कि वो डेस्टिनेशन बने इको टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म का। और जो स्ट्रेटेजिक पिलर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं आप देख सकते हो, सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये बेस्ड होगा सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया ऑफ इंडिया के ऊपर, विच इज इटसेल्फ बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल। एंड वी हैव द इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन, जिसके तहत अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करती है। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू फोस्टर कम्पिटिटिवनेस, ये बात भी हो गई। साथ ही साथ मार्केटिंग एंड प्रमोशन बाय क्रिएटिंग ए सब ब्रांड अराउंड एडवेंचर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, डेवलपिंग ए स्टेट स्पेसिफिक डेस्टिनेशन या स्पेसिफिक कैंपेन। एंड अगर हम बात करें तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, ये भी फ्रेम किए गए हैं क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर टूरिज्म। 15 लैंड बेस्ड, 7 एयर बेस्ड एंड 7 वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन लाए गए, विच कवर द इंटायर गेमेट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म अवेलेबल इन द इंडिया। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप की बात करी गई है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस क्रिएशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फाइनेंस। और फिर आप देख लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बेसिकली ये प्रिपेयर करेंगे डिटेल्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी। तो ये हमने इस ड्राफ्ट को डिस्कस किया, ड्राफ्ट है तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए आप सर्टेन सजेशंस ले सकते हो यहाँ से कि क्या क्या हमें करना है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो देख सकते हो सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म ये लाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन है, साथ ही साथ रैंकिंग ऑफ स्टेट की जाएंगी टू फोस्टर कम्पिटिटिवनेस एज वेल एज मार्केटिंग एंड प्रमोशन बाय क्रिएटिंग सब ब्रांड अराउंड एडवेंचर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, ये बात है। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस फ्रेमवर्क ये लाए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ये सब हमने डिटेल से डिस्कस किया। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछता है ये। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया ने जितने पब्लिक डेप्ट ले रखे हैं, डेप्ट मतलब लोन कह सकते हो, जितने भी पब्लिक डेप्ट ले रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में जब हम पब्लिक डेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कहलाता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, और ये कंट्री की एबिलिटी को इंडिकेट करता है कि वो अपने डेप्ट को पे करेंगी या नहीं करेगी। पब्लिक डेप्ट की बात मैंने की, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज यानी कि जो पैसे इन्होंने कभी ना कभी किसी से लेंड किए होंगे, मांगे होंगे, उनको अभी तक इन्होंने रिटर्न नहीं किया है, वो बन जाती है इनकी लायबिलिटी। तो पब्लिक डेप्ट इज़ नथिंग बट द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको पता है ये जो लायबिलिटीज है वो पे कहाँ से की जाती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे करी जाती है, और इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज के लिए वोटिंग नहीं होता है, तो पे करने के लिए भी कोई अलग से वोटिंग नहीं की जाती है, बिकॉज इट इज़ ए मस्ट टू पे द लायबिलिटी।
एंड यूनियन गवर्नमेंट का अगर हम डेप्ट बात करें तो आप देख सकते हो 58.8% ऑफ जीडीपी, आप देख सकते हो हाइयर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है आपका। और एक साल पहले आपका ये कितना था 51.6%, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ एक साल में हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आ गई थी ना, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आ गई तो रेवेन्यू सोर्सेज बंद हो गए। अब सोर्सेज बंद हो गए तो अब गवर्नमेंट को तो मजबूरन लैंड मतलब पैसे मांगने पड़ेंगे ना। आप समझ सकते हो अगर आपका कोविड-19 पेंडेमिक आया और आपके इनकम या जॉब चले गए तो हो सकता है आप अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसे मांगे किसी से। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी है, इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रही है तो अल्टीमेटली फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो ए रिकॉर्ड अमाउंट टू मीट द रेवेन्यू शॉर्टफॉल, क्योंकि बाकी सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी ना, सबको सैलरी देनी पड़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रमोट करना पड़ेगा, अदरवाइज इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो जाएगा। एंड वी हैव द FRBM यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत कुछ अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बोला गया था कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो सेंटर का होगा वो 40% से नीचे लाने की ज़रूरत है। एंड स्टेट्स का जो आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो बोला गया था वो बोला गया था 20% तक ला के रखिए बाय 2024 to 25, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। और याद रखना है हाइयर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नेशन, लोअर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो रहेगा तो ये ठीक रहेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो आसानी से पे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डेप्ट रहेगा गवर्नमेंट को पे करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल आएगी। और फिर आप देख सकते हो लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज, चाइना बिकम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर। तो चाइना ने अब UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स को रिप्लेस कर दिया गया है और अब ये सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया बन गया, यानी कि चाइना से बहुत सारे माल भर भर कर भारत में अब आते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया भारत के लिए। फिजिकल ईयर 2021 में पहले नंबर पर आपका है US। एंड एक्सपोर्ट टू चाइना जम्प्ड एंड इम्प्रेसिव, देख सकते हो 28% का ग्रोथ हुआ है चाइनीज एक्सपोर्ट में इन फाइनेंशियल ईयर 2021 फ्रॉम ए ईयर बिफोर टू ओवर $21 बिलियन, जिसमें चाइनाज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश prompted it to import iron ore and steel in large volume from India, ये बात है। एंड जो तीसरा न्यूज़ है आपका, कोविड डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च की गई है। तो सेंटर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है सो दैट जो कोविड मैनेजमेंट है उसे ट्रैक किया जा सके, कहाँ पर रूरल एरियाज में, याद रखना है। और इसके तहत कोई भी ट्रैक कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटीज़ के बारे में कि बना या नहीं बना, फ्रंट लाइन वर्कर्स के इनरोलमेंट के बारे में, वॉलंटियर्स के इनरोलमेंट के बारे में कि टोटल संख्या कितनी आई है, या फिर आइसोलेशन सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं इन द स्कूल्स या पंचायत बिल्डिंग, ये सब जानकारी मिल जाएगा। एंड ये जो पोर्टल है ये पॉलिसी मेकर्स को भी मदद करेगा एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर टू फाइंड आउट जस्ट हाउ प्रिपेयर्ड रूरल इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, है ना। तो मैन पावर के टर्म्स में रूरल इंडिया कितना तैयार है टू डील विद कोविड-19 एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय द पेंडेमिक। नाउ वी हैव द ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। क्या होता है ये ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट? ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट आपने सुना होगा, सिमिलर सा कंसेप्ट है ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है विद इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, है ना। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहे हैं लेकिन आपको पता है इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी फेस किए जा रहे हैं। तो GEP की अगर हम बात करें तो इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट ग्रोथ फैक्टर्ड इनटू रीजन्स कन्वेंशनल GDP। एंड ये मोनेटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ या फिर अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ तो उनका क्या नुकसान होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको ये हाईलाइट करता है ना। यानी कि अकाउंटिंग करते हैं फॉर सच कॉस्ट इन डेवलपमेंटल प्लानिंग। एंड उत्तराखंड इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिन्होंने मॉनेटरी वैल्यू दिया है, असाइन किया है टू 4 ऑफ इट्स क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। इसका सिंपल सा मतलब है कि लेट से ये अनुमान लगाया है कि अगर फ्रेश एयर नहीं मिलती है तो उसके कारण कितना हमें मॉनेटरी लॉस झेलनी पड़ेगी, है ना। तो जो क्वालिटी है एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन ए रीजन और ए स्टेट, ये डिटरमाइन करेगी GEP यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट ऑफ दैट स्टेट। Now we have the next news, genome sequencing laboratory। तो बेसिकली ये फैसिलिटी फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग ये स्टार्ट कर दी गई है राजस्थान में, और राजस्थान अब एक पहला राज्य बन गया है जहां इनका अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब होगा। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि हम DNA न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस के ऑर्डर या पैटर्न को फिगर आउट करते हैं इन ए जीनोम। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनिन एंड थाइमिन, ये आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA का ऑर्डर होता है जो इस वे में अरेंज होता है। आपने सुना होगा ACGT, यही है आपका एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनिन और ये जो आपके फोर्थ है थाइमिन, है ना।
and the facility will help identify new variants of SARS-CoV-2. Now we have the next news, hypersonic missile. तो आप देख लो न्यूज़ में क्यों आया है ये, चाइना, रशिया एंड यूएस ये सब हाइपरसोनिक वेपन परस्यू करने के प्रयास में है, जिसके कारण अब फिर से आर्म्स रेस इन द वर्ल्ड लौटती नज़र आ रही है। इसलिए आपका हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूज़ में है। और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो ये ट्रेवल करती है एट स्पीड ऑफ मैच 5 एंड हाइयर का मतलब ये हुआ कि 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक है ना, तो साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ए हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ मैच 5 का मतलब हुआ 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। उसी प्रकार से अगर मैच 3 रहा तो 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे हो जाएंगे। एंड दे आर हाईली मैन्यूरेबल यानी कि चेंजेस किए जा सकते हैं, ऐसे मैन्यूरेबल कहते हैं उसको। एंड डू नॉट फॉलो ए प्रोडक्टेबल आर्क एज दे ट्रेवल। एंड देयर आर 2 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ हाइपरसोनिक वेपन, जिसमें आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स आती हैं और इसे लॉन्च की जाती है फ्रॉम ए रॉकेट बिफोर ग्लाइडिंग टू ए टारगेट। जो दूसरा है वो है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये पावर्ड है हाई स्पीड एयर ब्रेथनिंग इंजन को ही कहते हैं स्क्रैमजेट। और एयर ब्रेथनिंग इसलिए बिकॉज इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर होती है तो ये एयर से लेते हैं, इनमें अलग से डाले नहीं जाते आफ्टर रिक्वायरिंग द टारगेट। एंड वी हैव द नेक्स्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन स्कल इन चाइना में ड्रैगन मैन स्कल का डिस्कवरी हुआ है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एटलीस्ट 1,40,000 ईयर ओल्ड मैसिव फॉसिलाइज्ड स्कल विच इज़ ए न्यू स्पीसीज ऑफ एंशिएंट ह्यूमन, है ना। तो इससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये जो है एंशिएंट ह्यूमंस के एक नए स्पीसीज ही थे ये। एंड सिंस न्यू स्पीसीज आर बीइंग कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन देन इवन नेदरथल, तो ये फंडामेंटली अल्टर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग टू द ह्यूमन इवोल्यूशन, कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो हुआ कैसे। और ये जो नेम दी गई है इट डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्ग जियांग, लिटरली इसका मतलब होता है ड्रैगन रिवर। एंड इट फॉर्म्स ए थर्ड लिनेज ऑफ लाटर ह्यूमन अलोंगसाइड द नेanderthal एंड होमो सेपियंस, है ना। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया आज की आर्टिकल को। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।